तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो चुनाव घोषित होने से पहले या घोषणा के बाद भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक समझौते की कोशिशें शुरू हुई थी और वो कहीं न कहीं एक दो बार ऐसा लगा कि समझौता इनका दोनों पार्टियों का होगा, अलायंस में चुनाव विधानसभा का कांग्रेस में लड़ेंगे, लेकिन समझौता इन दोनों पार्टियों के बीच नहीं हो पाया जी। और कांग्रेस पार्टी एक चुनाव से पहले कॉन्फिडेंट थी पूरी तरह से कि उनकी सरकार बन रही है, उनकी ज़्यादा सीटें आएंगी और सरलता से उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। और उसका मुझे लगता है कि कांग्रेस हालांकि कांग्रेस के हार के कई कारण रहे हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। 8 फरवरी को जो है विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के हैं उनके परिणाम आएंगे। दिल्ली में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं इस बार सत्ता पर काबिज होने के लिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी हर तरह के दाव पेच खेलकर दोबारा से दिल्ली की सत्ता पर आना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से दिल्ली की सत्ता से दूर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो भी इस बार जो है इस मैदान में अपना पूरा जोर लगा रही है ताकि इस बार वो सत्ता में वापसी कर सके। लेकिन इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? या कौन सी पार्टी किस तरह के पैंतरे जो है आजमा रही है? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, दिल्ली में इस समय जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जहां एक तरफ ये इंडिया गठबंधन में एक साथ ये दोनों पार्टियां हैं, यहां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, एक दूसरे पर दोष लगाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली के चुनाव में हरियाणा की हार का बदला लेना चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका गठबंधन होना था पहले दिल्ली के चुनाव में और फिर गठबंधन नहीं हो पाया था, इस वजह से कांग्रेस को वहां हार का मुंह देखना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से हरियाणा की हार का बदला ले रही है? देखिए राजेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि अभी अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं और उसके बाद अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी सामने है, प्रोसेस शुरू हो चुका है और कल जो नामांकन की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो गई है। नामांकन फाइल किए लोगों ने चुनाव के लिए 1522 नामांकन चुनाव आयोग के सामने आए थे। दिल्ली विधानसभा में सभी पार्टियों के इसमें लोग थे, इंडिपेंडेंट भी थे और स्क्रूटनी के बाद जो कल नाम वापस लेने की जो तारीख थी वो 20 तारीख थी, 20 जनवरी थी। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में 699 कैंडिडेट बाकी बचे हैं। जो 699 कैंडिडेट जो हम कह रहे हैं वो चुनाव मैदान में है और उम्मीदवार हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी इतने हैं और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के भी इतने उम्मीदवार सामने। इसके साथ जो AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके भी 1 दर्जन के आसपास जो उम्मीदवार मैदान में हैं उन्होंने उतारे हैं और इसके साथ साथ और छोटी पार्टियां हैं और इंडिपेंडेंट लोग चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल मान के 699 जो उम्मीदवार बचे हुए वो चुनाव के लिए तैयार हैं जी। और आगामी 5 फरवरी को चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने और अपना अपना पूरे दाव पेच के पूरी रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर आई है और अपने अपने स्टार प्रचारकों की भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने तो अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, बाकी पार्टियां भी मुझे लगता है 1-2 दिन में करेंगी। और अब पूरे दल बल से मुख्य रूप से तीन पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जी चुनाव मैदान में है और पूरी संजीदगी से, पूरी गंभीरता से तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं
और ऐसे में अब की बार जो चुनाव का सिनेरियो है, जैसे पिछले 2 चुनाव हमने दिल्ली की बात करते हैं, 2 चुनाव की बात करते हैं तो 2015 में और 2020 में, तो कहीं उस चुनाव में ना तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सामने दिखाई दी, एक्टिव नजर नहीं आई ज्यादा। बिल्कुल एक्टिव मीन्स वो उनकी ज़्यादा सीटें नहीं प्राप्त ले पाई। जी और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का भी एक सूखा ही रहा है, कांग्रेस पार्टी भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन अब की बार तीनों पार्टियां बहुत ही गंभीरता से चुनाव मैदान में लड़ रही है। और मुख्य रूप से जो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं दोनों का एक टारगेट है कि आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल करना है। जी 10 साल की जो सत्ता में जो आम आदमी पार्टी बनी हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का यही मुख्य रूप से लक्ष्य है कि आपकी बार सत्ता चेंज करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरे घोड़े दौड़ा रही है, येन केन प्रकरण जैसे तैसे भी चुनाव जीतने की स्थिति में वो है, बना रही है। और सभी तरह के जो अच्छे उम्मीदवार उन्होंने चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी के सामने उतारे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी अब की बार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हम चुनाव जीतते हैं या ना जीतते हैं अलग बात है, और एक बेहतर स्थिति में हम चुनाव मैदान में उतरे और रिजल्ट उनके लिए अच्छे आए। और उनका यही टारगेट होगा कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को कम करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वही वोट बैंक है जो पहले कांग्रेस के पास हुआ करता था। जी जी। और आम आदमी पार्टी से कहीं कहीं वो अपना जो वोट बैंक है वापस लाना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी का जो वोट बैंक है अपना वापस, जो परंपरागत जो कांग्रेस का वोट रहा है, वो अगर अपने पाले में करने में सफल रही तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को डेंट होगा, डेफिनेट। जैसे हम बात करते हैं 2015 की, हम बात करें 2015 में आम आदमी पार्टी ने 54% और 54.3% वोट गेन किए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने 32.3% वोट प्राप्त किए थे। और इस प्रकार से 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, सॉरी आम आदमी पार्टी ने, और 3 सीटें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। और इसी तरह से 2020 के चुनाव की अगर बात करते हैं, 2020 में 53.57% वोट जो मिला था आम आदमी पार्टी को मिला था, और भारतीय जनता पार्टी को 38.51 मिला था। उधर कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है 4% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को चुनाव 2020 के चुनाव में मिला था। हालांकि कांग्रेस पार्टी कोई ना तो अच्छा वोट प्रतिशत गेन कर पाई और ना ही कोई कैंडिडेट जिता पाई थी, सीट को ले पाई। लेकिन अब की बार जिस गंभीरता से, संजीदगी से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में बार बार अपने जो उनके नेता हैं आम आदमी पार्टी को टारगेट पर ले रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं वो एक चुनाव में एक गंभीरता बनाए हुए, और गंभीरता भी इस बात के लिए बनाई हुई, जैसा आपने कहा था कि क्या हरियाणा का बदला कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लेगी आम आदमी पार्टी से। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो चुनाव घोषित होने से पहले या घोषणा के बाद भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक समझौते की कोशिशें शुरू हुई थी, और वो कहीं न कहीं 1-2 बार ऐसा लगा कि समझौता इनका दोनों पार्टियों का होगा, अलायंस में चुनाव विधानसभा का कांग्रेस में लड़ेंगे, लेकिन समझौता इन दोनों पार्टियों के बीच नहीं हो पाया जी। और उधर कांग्रेस पार्टी उनको 3 से 4 सीटें मैक्सिमम 4 या 5 सीटें देना चाहती थी। उधर आम आदमी पार्टी का दावा था कि कहीं न कहीं 1 दर्जन या 10 सीटें, 10 से 12 सीटें दावेदारी मिले, उनकी तैयारी थी। और लेकिन ये समझौता नहीं हुआ, अलग-अलग दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें विधानसभा में आई, उधर कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर अटक गई। और कांग्रेस पार्टी एक चुनाव से पहले कॉन्फिडेंट थी पूरी तरह से कि उनकी सरकार बन रही है, उनकी ज्यादा सीटें आएंगी और सरलता से उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। और उसका मुझे लगता है कि कांग्रेस हालांकि कांग्रेस के हार के कई कारण रहे हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसको नुकसान पहुंचा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी
को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 1.79% वोट मिला था, 1.779%। और उधर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हार जीत का कांग्रेस के पास 0.8%, 1% से भी कम वोट का प्रतिशत का अंतर रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 48 सीट लेके आई और कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर अटक गई। तो इसलिए 1.79 जो 79 हम प्रतिशत वोट की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के पास गया था, तो अगर वो वोट उधर से उधर, इधर से उधर हो जाता है, रिलाइज हो जाता है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को फायदा होने वाला था जी। और उधर हम सीटों की बात करें, 5 कांग्रेस विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में 5 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर जो कांग्रेस की हार जिन वोटों से हुई है, जितने वोटों से हुई है, उस जितने वोटों से हार हुई है, उतने वोट से ज्यादा आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर वोट लेके गई है। जी जी जी। अगर इन दोनों पार्टियों का अलायंस होता तो कम से कम वो 5 सीटें बचती, और 5 सीटों के अलावा 5 सीटें तो डेफिनेटली बचती, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस की तरफ जाता। और अगर अलायंस हो जाता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट जो कार्यकर्ता थे, उनमें एक उत्साह बढ़ता। मैं समझता हूं 1.79 जो वोट मिला है हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिला था, उसका वो कहीं न कहीं 2% से भी ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता, दोनों पार्टियों को मिलता, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती। तो अब उस चुनाव हार जीत का मलाल कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा में जो अपनी हार का मलाल है, वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के प्रति भी है। अब एक सवाल यहाँ मेरा साहब खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? उधर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो मंदिरों के पुजारियों को, गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को जो एक सम्मान भत्ता देने की 18,000 रुपये सम्मान भत्ता देने की जो घोषणा की है, उस घोषणा से इतर जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उदित राज ने एक नई मांग उठा दी है कि अगर ग्रंथियों को दिल्ली सरकार और उनको जो मंदिरों के पुजारी हैं उनको 18,000 जो मासिक भत्ता या उनको पेंशन दे सकती है, तो फिर जो बौद्ध मठों में जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो और वो जो रविदास मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में जो पुजारी हैं, उन लोगों को दिल्ली सरकार क्यों नहीं देगी? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं देगी जी? तो उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया, मुझे लगता है 1-2 दिन पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री की कोठी के सामने प्रदर्शन किया है कि जो बौद्ध मठों में जो पूजा अर्चना का काम करते हैं और जो उसमें जो गुरु रविदास मंदिरों में और वाल्मीकि मंदिरों में जो पूजा अर्चना का काम जो लोग करते हैं और जो पुजारी हैं, उनको भी 18,000 रुपये प्रति मास में जो पेंशन है मिलनी चाहिए। और इस मांग को देखते हुए कहीं न कहीं जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, अनुसूचित जाति का जो एक वोट बैंक दिल्ली जो कांग्रेस पार्टी को जाता रहा है, वो अपना परंपरागत वोट उसको करने लगने लगा है, कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं वापस आ सकता है। और अगर इस तरह से उनका जो ये दलित वोट है, अगर कांग्रेस की तरफ आता तो निश्चित रूप से इसको आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो ये सारे के सारे जो समीकरण हैं, कांग्रेस पार्टी का अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का घटेगा। हालांकि वोट प्रतिशत पे हम आते हैं, उससे पहले एक सवाल ये भी है कि बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी, दिल्ली में अपनी सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार रही है, उन्होंने उतार दिए लगभग सभी पर, तो कहीं ना कहीं वो दलित वोट को प्रभावित करेगा। बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है वो दलित लोगों की पार्टी मानी जाती है, तो कौन सी पार्टी को बीएसपी के दिल्ली चुनाव में इस तरह से सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से नुकसान हो सकता है?
देखिए, यही बात है जो हम पहले बात कर रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है, वो परंपरागत रूप से बहुत पहले तक कांग्रेस के पास रहा है। और बीच में जो 10 साल जो बीते हैं, 10 साल में जो आम आदमी पार्टी एक्टिव हुई है, होकर चुनाव लड़ा है और जीती है, बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीत दर्ज की। वो सारा का सारा जो दलित वोट बैंक था और जो परंपरागत कांग्रेस का वोट रहा है, वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। निश्चित रूप से दोनों जो विधानसभा चुनाव है, उनमें जबरदस्त जीत उन्होंने दर्ज की है। और अब की बार जो इंस्टांस, ये जो घटनाक्रम जो हो रहे हैं, जो जैसे मैंने उदित राज जी का जो मांग उठाई है, उस घटनाक्रम से और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में एक उहार लेने से, तो कहीं न कहीं जो जो परंपरागत वोट है, दलित वोट को जिसको कह सकते हैं, वो कहीं उसका झुकाव कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ है। और इससे कांग्रेस पार्टी की को अगर मैक्सिमम वोट जाता है दलित वर्ग का, तो निश्चित रूप से इसको आम बीएसपी आदमी बीएसपी की एंट्री से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या कांग्रेस पार्टी को नुकसान निश्चित है। ये तो निश्चित रूप से बीएसपी जितना वोट गेन करेगी। बीएसपी का जो वोट बैंक है, वो भी दलित समुदाय से ज्यादातर आता है। और दलित समुदाय का वोट बैंक अगर अपने तरफ खींचने का उस वो सफल हो पाती है, तो निश्चित ये मान के चलिए, अब कहीं न कहीं जो डेंट है, जो जो पीछे 53 और 54% आम आदमी पार्टी वोट गेन करते रही है, उसमें 3-4% का गेन उसमें ना डेंट लग सकता है। और ये 3-4% का जो नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है कि इससे हाँ। भारतीय जनता पार्टी कितना आगे अपने आप को ले ले पाती है। हालांकि अब निश्चित रूप से भारतीय जी जनता पार्टी भी बेहतर स्थिति में पहले से, जो 2015 और 20 की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर स्थिति में, लेकिन उस जीत तक पहुंच पाएगी ना पहुंच पाएगी, ये चुनाव के नतीजे बताए। आपने अभी आंकड़े बताए कि 2015 की अगर बात करें तो एक वोट प्रतिशत जो है वो इतना वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी की झोली में गया, इतना भारतीय जनता पार्टी और इतना कांग्रेस की दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि जो वोट प्रतिशत है वो कौन सी पार्टी का घट सकता है और कौन सी पार्टी का बढ़ सकता है, और इस जो घटने और बढ़ने का जो ये प्रकरण रहेगा सारा, इसमें कौन सी पार्टी की जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं? देखिए, अभी तक जो चुनाव कैंपेन का जो सिनेरियो सामने आया है, उसमें जैसे आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल से सत्ता दिल्ली सत्ता में पर। सरकार है। और उसको आम आदमी पार्टी को एक एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है, उसका भी सामना करना पड़ डेफिनेटली। रहा है। और बड़े मुखर होकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े से बड़े स्टार कैंपेनर हैं, वो भी कहीं न कहीं जो एक इस तरह का जो अभियान और प्रचार चलाए हुए हैं कि इसकी इनकी जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल में जो कमियाँ रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उजागर किया जाए। और वो कितने सफल रह पाते हैं, हालाँकि उनका प्रयास रहा है कि इनके जो जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो प्रचार है, ये प्रभावी रूप से किया जाए। वो कहीं न कहीं सफल भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। उससे जो जो कई लोग, काफ़ी लोग कह सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी को वोट देते रहे पीछे, उनका विश्वास कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से डगमगाया है। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो मीडियम क्लास से ऊपर के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने लगे, स्थिति ये है। तो इसमें कहीं न कहीं जो एक दलित वोट को कांग्रेस गेन करने की जो प्रयास है, वो भी कहीं न कहीं सफल हो रहा है। और उधर बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन जो ओवैसी की पार्टी है, वो अपने जो मुस्लिम समुदाय के वोटों को कहीं न कहीं जितना भी वो अपनी तरफ ले पाती हैं, बीएसपी और जो एआईएम-आईएम है, वो कहीं न कहीं आम आदमी को ही डेंट करता है। लेकिन ये जो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, इस माहौल में कितना अपने वोट बैंक के इज़ाफ़ा कर पाती है, जितना हालाँकि ये तो मान के चलो कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसका वोट बैंक अभी 4% से 7-8, 6-7%, 7% तक आ सकता है। और 7% तक वो अगर वोट बैंक आएगा, तो वो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। उधर देखने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, कितना अपने आप को ऊपर उठा पाती है। जितना भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठाएगी, इतना ही उनको फ़ायदा होगा। आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी पार्टी जीत की स्थिति में किसको कितना वोट बैंक मिल सकता है। हालाँकि बहुत लंबा, बहुत एक अच्छा
एक अच्छा वोट उनको भारतीय आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कितना नीचे जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों, कांग्रेस कितना गेन कर पाती है और भारतीय जनता पार्टी कितना अपने आप को ऊपर उठा पाती है, तो ये तो हार जीत का फैसला जो जी। है ना, मत गणना के बाद ही हो पाएगा। लेकिन अभी स्थिति में दोनों पार्टियां नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को हरा सके। जी। सो दोस्तों, सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए। जहां एक और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो तीनों पार्टियां इसमें पूरा जोर लगा रही हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए, वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की AIMIM जो पार्टी है, वो भी इस बार दिल्ली के चुनाव में अपना पूरा जो योगदान है वो दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो भी सत्ता पर काबिज होने के लिए। हालांकि ओवैसी की जो पार्टी है उसने अभी तक 1 दर्जन के करीब जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। आप सबको क्या लगता है कि दिल्ली के चुनाव जो है किस ओर जा सकते हैं? कौन सी पार्टी जो है वो बहुमत में आ सकती है और कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज हो सकती है? आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।